हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए अब हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो कल हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ओके। और उसको बहुत से स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर हमको है ना ज़्यादा टाइम सेव करना है, तो कल का इसमें ज़रा उसमें लाइव में ज़रा कमेंट्स देखने पड़ते हैं ना, हमको उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, उसको अच्छे से रिकॉर्ड ये करके मैं आपको देने वाला हूँ। ये भी पूरा वीडियो प्रीमियम डाल देता हूँ, उसमें देखते हैं आज का कैसा लगता है, मुझे बताइए आप लोग। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड कीजिए, आपके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम जो भी होगा उसमें डाल के इसको स्प्रेड करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए उसको, ओके। चलिए अब हम देखते हैं आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हमको देखना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन देखो अभी, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे बेस्ड रहता है ये टाइप्स। ये 9 टाइप्स है, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 9 टाइप्स के हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे बेस्ड है ये। जरा देखिए ज़रा इधर, तो मैंने सबसे पहले जो लिया यहाँ पे देखो, यहाँ नंबर डाले मैंने, इधर स्टेट ऑफ सोल्यूट लिखा है, यहाँ पे मैं लिखा है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे मैं उसके एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। देखिए अब क्या किया यहाँ पर, अब हमने सॉल्यूट मतलब कि सॉलिड जो लिया है ये सोल्यूट में यहाँ पे सॉलिड लिया है, सॉल्वेंट यहाँ पे हमने लिक्विड ले लिया है। तो मतलब सॉलिड इन लिक्विड हो गया। सॉल्वेंट मालूम है आपको लार्जर क्वांटिटी है और सॉलिड जो है स्मॉलर क्वांटिटी। तो ये सॉलिड लिक्विड में, मतलब सी वाटर देखेंगे कितना बड़ा है, सी समुद्र कितना बड़ा है, उसके अंदर फिर आपके सॉल्ट ये सब बहुत सारी चीज़ें, तो सी वाटर उसके अंदर आ गया। फिर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, बेंजोइक एसिड उसके अंदर सोल्यूट है, ठीक है ना। तो ऐसा रहेगा। तो सॉलिड इन, तो बेंजोइक एसिड, आप बोले सर बेंजोइक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं बेटा, लैब में जाएंगे ना आपको दिखेगा। तो बेंजोइक एसिड क्रिस्टल होता है, सॉलिड इन लिक्विड हो गया कि नहीं यहाँ पर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर अभी सॉलिड इन लिक्विड देखो, शुगर इन वाटर। आप तो ये तो घर पे ही करके देख सकते हैं, शुगर को वाटर में डालिए आप तो आपका होगा सॉलिड इन लिक्विड हो गया। देखो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल दिया तो आपको पहचान में आना चाहिए। बोलेगा कि अभी वहाँ बोल दिया, जैसे अभी बोला कि शुगर इन वाटर इज शुगर इन वाटर में अभी आपको बोलेगा इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या, ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो आपको कोई नया एग्जाम्पल बना के दिया जा सकता है एमसीक्यूज में, इसलिए आपको जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो सॉलिड इन लिक्विड, ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। सॉलिड क्या यहाँ पे सोल्यूट है और लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सी वाटर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ठीक है, शुगर इन वाटर, ठीक है, NaCl इन वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ओके। चलिए अब देखते हैं सेकंड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड तो मेटल एलॉयस ले रहे हैं। एलॉयस आप जानते हैं, एलॉयस ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल्स आप जानते हैं एलॉयस। तो उसमें ब्रास लिया, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, बहुत सारे जितने भी एलॉय है। ये तो 2 आपके नॉमिनल ले लिए जो हमारे सिलेबस को हम 10th से जो पढ़ते हैं वो नाम यहाँ पे लिए। बहुत सारे स्टेनलेस स्टील है, बेल मेटल है, सिल्वर मेटल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एलॉयस है। तो वहाँ कोई भी एलॉयस का नाम वहाँ पे दिया जाएगा, बोलेगा उसमें क्या है, सॉलिड क्या है, मतलब कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया, ये तो एलॉयस, सारे एलॉयस के अंदर आ गए आपके। उसके बाद फिर देखिए सॉलिड इन गैस। सॉलिड सोल्यूट है और गैस सॉल्वेंट, गैस ज़्यादा है, उसके अंदर क्या है, सोल्यूट। ये सॉलिड का लिए, इसको अगर हम देखा जाए तो इसको तीनों को हम बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, भी मैं नाम दे सकता हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन ये नाम मैं दे सकता हूँ इसको, मैं चाहूँ तो सॉलिड सॉल्यूशन नाम दे सकता हूँ, क्योंकि सॉलिड यहाँ पे सोल्यूट है यहाँ पर। और डिपेंड करता है सोल्यूट क्या ले रहे हैं, कि आप ये ले रहे हैं क्या नाम, सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉलिड बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बोल सकता हूँ इसको चाहो तो, क्योंकि इसका सॉलिड सब इसके अंदर सॉलिड है करके, मतलब ऐसा आता है। लेकिन आपके टेक्स्ट में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको, अगर उनको थोड़ा सा लेवल उनको अगर बढ़ाना होगा तो ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए सॉलिड इन गैस, आयोडीन इन एयर। आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन क्या रहता है, एयर में रहता है। डस्ट इन एयर, ऐसा कोई एग्जांपल आ सकता है, मतलब एयर वहाँ पे सॉल्वेंट है और आपका सॉलिड क्या है, वहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो गैस, मतलब एयर आ गया पूरा इसके अंदर। जो भी लेना है आपको, सोल्यूट आपको यहाँ लिया, सॉलिड कुछ भी लेना है। डस्ट इन एयर, स्मोक में देखो, स्मोक में तो कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, ऐसा हो सकता है ना, फ्यूम्स, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपको कुछ बताया है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूरा लिक्विड, पूरा सॉलिड लिक्विड लिया। पहले इसमें हमने पूरा सॉलिड सॉलिड लिया था, अब लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड गैस, ये तो रहेगा ही। अब हमने सॉलिड क्या लिया है, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या लिया, लिक्विड। दोनों लिक्विड इन लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड इन लिक्विड है।
तो अभी देखिए यहाँ पर, तो इसका जो एग्जाम्पल है गैसोलीन लिखा हमने, गैसोलीन, गैसोलीन मतलब होता है पेट्रोल, ध्यान देना है, गैसोलीन का मतलब होता है पेट्रोल। एक मिनट इसको ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट। गैसोलीन जो होता है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर पेट्रोल, ध्यान देना जरा, पेट्रोल आप लोग जानते होंगे गैसोलीन, कई लोग नाम नहीं मालूम होगा, तो फॉरेन में गैसोलीन बोलते हैं, इंडिया में पेट्रोल ही बोलते हैं। तो गैसोलीन में देखेंगे आप लोग कि इसमें क्या लिक्विड रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि दूसरे हाइड्रोकार्बन और ये मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है गैसोलीन। इथेनॉल, इथेनॉल इन वाटर, देखो इथेनॉल मतलब होता है वाइन, मतलब इथेनॉल होता है, तो उसको देखो वाइन को क्या करते हैं हम लोग, वाटर में डाल के हम मिक्स करके एनी प्रोपोर्शन हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो इथेनॉल इन वाटर, तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया ना, तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, लिक्विड इन लिक्विड याद रखना है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है कि नहीं। जैसे बोला कि हमने कि संतरे का जूस में थोड़ा पानी डाल दिया तो लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे हो सकता है ना, नींबू का जूस बना दिया, वो एक ही बात है, मतलब ऐसा लिक्विड इन लिक्विड आपको समझना है। या कोई ऐसा कुछ नया एग्जाम है तो घबराना नहीं, वहाँ आपको पहचान में आना चाहिए। एमसीक्यू का प्रॉब्लम बाकी नहीं, बोर्ड में तो क्लियर है ये सब कुछ। अब फिर देखिए सोल्यूट यहाँ पे क्या लिया, लिक्विड, लिक्विड और सॉल्वेंट लिया है सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड बोल रहा है। तो इसमें आप देखो मर्क्यूरी, देखा आपने मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होता है लिक्विड, मेटल ही है लेकिन वो लिक्विड स्टेट है, तो मर्क्यूरी, तो देखा आपने देखा सोडियम एंड मर्क्यूरी, इसको बोलते हैं अमलगेटेड सोडियम, अमलगेटेड जिंक। तो यहाँ पे अमलगम्स ऑफ मैग्नीशियम, मतलब अमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल्स, मतलब मर्क्यूरी को मेटल के साथ मिक्स करना है। जैसे अब यहाँ पर क्या आ सकता है आपका, देखो जिंक एंड मर्क्यूरी ले लिया, देखो आपने पढ़े ये रेड्यूसिंग एजेंट्स मर्क्यूरी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पर देखो सिल्वर, यहाँ पे लिया है देखो मर्क्यूरी एंड सिल्वर, तो सिल्वर एंड मर्क्यूरी, देखो सिल्वर एंड मर्क्यूरी ऐसा है ना, सोडियम एंड मर्क्यूरी ऐसा हो सकता है, देखो ये इसको अमलगेटेड आ जाता है, समझ है कि नहीं। ये सारे एग्जाम्पल इसमें कंसिडर हो जाएंगे, सारे ऐसे बनेगा, ये मेटल रहेगा और मर्क्यूरी, तो उसको यहाँ वही एग्जाम्पल आता है, क्योंकि लिक्विड इन सॉलिड है वो। सॉलिड मतलब आपका क्या है, सॉलिड जो है आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका यहाँ पर लिक्विड ये है इसमें, ठीक है ना। तो ये सॉल्वेंट हो गया और ये लिक्विड, ऐसा आपका सॉलिड इन लिक्विड। तो अब सॉलिड में आपका क्या आ रहा है, आपका यहाँ पर मेटल आ रहा है और आपका मर्क्यूरी ऐसा लिक्विड में, वो मान लीजिए ऐसा। फिर लिक्विड इन गैस, अभी लिक्विड यहाँ पे सोल्यूट है और सॉल्वेंट यहाँ पे गैस है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म लिक्विड है ना लिक्विड, और गैस नाइट्रोजन गैस, तो उसमें ऐसा, तो क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो चलना आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्या लेना है, तो लिक्विड में गैस डाल देना है, ओके, ऐसा आपको कर लेना है। क्लियर हुआ ये, देख लीजिए इस टाइप से, कोई कन्फ्यूजन अब इसके अंदर आपको आ जाएगा ये करते हुए, इस टाइप से आपको ये कर लेना है, बहुत है। अभी और 3 एग्जाम्पल और रह गए, तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ओके। अब देखते हैं, अब हमने यहाँ पे पूरा सोल्यूट गैस ले लिया है तीनों, तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके ले रहा हूँ उसको ना। तो पहले अपने क्या है, लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस, सोल्यूट। यहाँ पे तो लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस से आने वाला है। तो सोल्यूट मैंने गैस लिया है, सॉल्वेंट मैंने लिक्विड लिया, गैस को लिक्विड में, मतलब कार्बोनेटेड वाटर, आप जो पेप्सी पीते हैं, ठीक है, थम्स अप पीते हैं, लिम्का पीते हैं, जो भी है 7 अप, तो वो कार्बोनेटेड वाटर है पूरा वो, या फिर सोडा वाटर इसको बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हैं आप, ठीक है ना, पेप्सी का, तो उसमें से बबल्स निकल लगती है, क्योंकि प्रेशराइज करके उसको भरा रहता है, प्रेशर कम हो गया बबल्स बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद है, कार्बोनेटेड वाटर सारा आएगा, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर जो है इसमें आ गया आपका, ओके, क्लियर है ना। ये तो बहुत आसान है, पेप्सी या थोड़ा एग्जाम्पल याद रख लिया तो सब काम हो जाता है। तो गैस इन लिक्विड, गैस का में लिक्विड, पूरा बॉटल लिक्विड है, उसके साथ में गैस प्रेशराइज करके भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी गैस नहीं भरते, वही गैस भरते हैं। फिर नेक्स्ट है गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब देखिए हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पैलेडियम पर, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन को पैलेडियम मेटल में डिपॉजिट करते हैं, तो हाइड्रोजन, तो ये होगा आपका गैस इन सॉलिड। फिर आपका गैस इन गैस, गैस इन गैस मतलब एयर, एयर किसका मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड अदर गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्लियर है। देखो कितना आसान है, तो गैस इन गैस हो गया। यहाँ पर ये गैस इन लिक्विड याद रखना है, तो यहाँ कोई भी एग्जांपल देखिए पूछ सकता है आपको एमसीक्यूज में, गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, या फिर हाइड्रोजन डिपॉजिट ऑन आपका निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी ले सकते हैं मेटल आप यहाँ पर। फिर गैस इन गैस, यहाँ पर आपका एयर आ गया मिक्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये एयर इन है, गैस इन। नहीं तो फिर 2 गैस को मिक्स कर दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर, 2 गैस मिक्सचर है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये गैस इन गैस हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको फटाफट अच्छे से एक बार, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट। देखो वर्ड समझ आ रहा है आपको, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, मतलब कि सोल्यूट सॉल्वेंट में कितनी डिसॉल्व होगा उसकी कैपेसिटी आपको यहाँ बताना है।
कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व। जैसे आपने अभी एक गिलास ले लिया आपने यहाँ पे कोई भी ऐसा, उस गिलास में कितना आपका NaCl, मतलब ये इतना वाटर लिया, इसमें कितना NaCl डिजॉल्व होगा, तो उसकी कैपेसिटी, तो मान लीजिए कि 100 ml वाटर में कितना NaCl डिजॉल्व होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व सोल्यूट, ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, NaCl डिजॉल्व करते जा रहे हैं, तो डिजॉल्व होते जा रहा है। फिर एक कंडीशन ऐसे है जब डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन कैसा हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हो गया सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा हो गया आपका, सैचुरेटेड बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। मतलब अभी ना उसके अंदर देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिजॉल्व हो गया और बन गया सोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन बंद हो गया, मतलब कि आपका वहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। डायनेमिक मतलब देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ना ही डिजोल्यूशन होगा ना ही क्रिस्टलाइजेशन होगा। देखो सोल्यूट को सॉलिड डिजोल्व किया तो उसको डिजोल्यूशन बोलेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करके क्या बनता है, फिर से आपको सॉल्वेंट और सॉलिड मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, ना ही इसके अंदर सॉलिड डिजोल्व होगा, ठीक है ना, मतलब ना ही डिजोल्व होगा ना ही क्रिस्टलाइजेशन होगा, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 3 टर्म और यहाँ पे आपको आने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए जरा। देखो पहला टर्म यहाँ पे आएगा आपका सैचुरेटेड, देखो फर्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा आपका सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करते हैं सैचुरेटेड, तो अभी हमने क्या किया, देखो NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन डिजोल्व होते जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम एक काम करेंगे, उसको हम अनसैचुरेटेड लेते हैं, अनसैचुरेटेड, पहले एक अनडिसैचुरेटेड। तो NaCl क्या था, सॉल्यूशन डिजोल्व हो जाता है, तो अनसैचुरेटेड उसके डिजोल्व होते जा रहा है। मतलब आपको कैसे भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते जा रहे हैं, फिर आप जब पेट भर जाता है तो आप हो जाते हैं सैचुरेटेड। पहले कैसे थे, आप भूख लग रही है का मतलब है आप अनसैचुरेटेड है, वैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो, ठीक है ना। उसका फिर दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान देना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, आप NaCl आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में तो वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब एक भी मॉलिक्यूल या नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व एट गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर करना पड़ेगा ना कोई भी डिजोल्यूशन, जैसे आप इस रूम टेम्परेचर आप डिजोल्व कर रहे हैं NaCl को, तो उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिजोल्व करना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो डिजोल्व नहीं हो रहा है, आगे एक भी मतलब NaCl डिजोल्व नहीं होगा उसके अंदर, वो बंद हो गया, उसके अंदर सॉल्युबल होना ही बंद हो गया, ठीक है, फुलफिल हो गया, वो सैचुरेटेड हो गया है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलना है। और एक इसमें एक टर्म आता है, छोटा सा एक टर्म है, मतलब ये टर्म यूज होने वाले हैं, ऐसा लिखने एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है ये सब लिखने, सिर्फ टर्म को समझने के लिए, क्योंकि अभी इसका सॉल्युबिलिटी टर्म आने वाला है, उसके लिए ये स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा आपको सुपर, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रुकिए मैं आपको एक बार पूरा टर्म फिर से क्लियर कर दूंगा। सुपर सैचुरेटेड देखो अब यहाँ पर एक हमने एक कंटेनर लिया है, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अब आपने इसमें क्या कर दिया, NaCl को डिजोल्व करना शुरू किया। NaCl यहाँ पर है सोल्यूट, है कि नहीं, सोल्यूट है, ओके। अब ये यहाँ पर हमने लिया वाटर जो यहाँ पर है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका, ये है सॉल्वेंट, ओके, वाटर यहाँ पे है सॉल्वेंट, बराबर है। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन आपकी क्या है, अनसैचुरेटेड। यहाँ पर कंडीशन कैसी है, अभी यहाँ पर अनसैचुरेटेड, क्योंकि NaCl यहाँ डिजोल्व होते जा रहा है, ठीक है। उसके जब ये पूरा सैचुरेशन बंद, मतलब कि अभी पूरा डिजोल्यूशन बंद है, मतलब यहाँ पे एक भी NaCl के मॉलिक्यूल डिजोल्व होगा, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब उसके अंदर अभी आपका NaCl के मॉलिक्यूल घुलना, मतलब उसके अंदर डिजोल्व होना बंद हो गया, डिजोल्व नहीं हो रहा उसके अंदर आप, ओके। उसके फिर सुपर सैचुरेटेड, अब मान लीजिए उसको हिलाकर, ऐसे हम डायरेक्ट करें, अब उसको थोड़ा हिलाकर थोड़ा और मॉलिक्यूल डिसॉल्व करते हैं, उसको लेंगे सुपर सैचुरेटेड। मतलब जैसे अभी बता, आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आपको भूख लगी है तो वो आपकी अनसैचुरेटेड कंडीशन है, आप खाना खाते जा रहे हैं, जब आपका पेट भर गया तो आप हो गए सैचुरेटेड, ठीक है। बड़ा पेट भर गया, खाना बंद कर दिया आपने, फिर आपने थोड़ा सा मिठाई खा ली या कोई फ्रूट्स खा लिया तो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। वैसे ही यहाँ कुछ हो रहा है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया अभी टर्म, मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियर होना। सोल्यूट को सॉल्वेंट डिजोल्व किया तो डिजोल्यूशन से बनेगा सॉल्यूशन, फिर बाद में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो जब ये दोनों बंद हो जाएगा तो उसको लेंगे इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया जाता है उसको, इक्विलिब्रियम हो गया ये।
तो उसमें ना ही अभी आपका सॉलिड डिजॉल्व होगा और ना ही क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ा याद रखना है। फिर यहाँ 3 पॉइंट्स और अच्छे याद रखना, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर, उसके टर्म्स रिलेटेड है। आपके टेक्स्ट में सिर्फ सुपर सैचुरेटेड लिखा हुआ है, बाकी कुछ उतना लिखा है, और सैचुरेटेड वर्ड है, तो मैंने थोड़ा उसको अच्छे से और कर दिया। तो कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन कि भाई इसमें 1 लीटर में कितना डिसॉल्व हो रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। भाई इसने 10 ग्राम डिसॉल्व कर लिया, 20 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, 40 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, जो भी है, तो वो उसकी कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोल्यूट, ये आपको जरा ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से टर्म बहुत इजी ने, एक घबराइए मत, सिर्फ समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं आता है लिखने के लिए। ओके, चलो इसको अब इतना आप कर देख लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, अब हम आते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी। अब हमको क्या करना है, ये सॉल्युबिलिटी समझना है, ये होता क्या है सॉल्युबिलिटी, ये जो टर्म है सॉल्युबिलिटी, इसको हम जरा क्लियर कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी टर्म को। ध्यान से देखिए ज़रा, सॉल्युबिलिटी, अगर आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, शुगर लिया, शुगर को क्या किया आपने, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो बोला भाई ये सॉल्युबल है। लेकिन आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं या फिर आप उसको हीट करके कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, आपका शुगर जो है वो सोल्यूट है यहाँ पर, इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम आपने कितना वॉल्यूम लिया है, आपने यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, उसमें आपने कितने डिजॉल्व कर दिया, मान लीजिए इसके अंदर आपने 5 ग्राम क्या कर दिया, शुगर को डिजॉल्व कर दिया, शुगर को हमने डिजॉल्व कर दिया, बराबर है। एट आपने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए एट 37 डिग्री सेल्सियस, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हुआ, जैसे हमने ये एग्जाम्पल बनाया यहाँ पर। ये 100 ml क्या लिया यहाँ पे ये वाटर है आपका, ये सॉल्वेंट है, ये वाटर है आपका, ये वाटर, ये आपका यहाँ पे ये सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पर है सॉल्वेंट, यहाँ पे शुगर, शुगर जो रहेगा आपका यहाँ पे सोल्यूट है, ये सोल्यूट, और दोनों मिलकर क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपका सैचुरेटेड है वो, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब तब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जरा ध्यान रखना है। और उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, इसको आप ऐसे लिखेंगे या फिर मोल पर लीटर, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि 100 ml में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, तो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आपका मोल और आपका कितना है लीटर, तो इसको हम कह सकते हैं मोल पर लीटर, उसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके लिए ऊपर लिखा है ना इनवर्स पावर में ही है आपका, तो मोल पर लीटर देख लीजिए, ऐसा आएगा आपका। कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर, मतलब कि आपका ये सोल्यूट है, ये आपको मोल में ले लिया, सोल्यूट ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सॉल्वेंट है, ये लीटर में ले लिया हमने क्या, सॉल्वेंट। ओके, ऐसा, तो मोल पर लीटर, ऐसा इसकी यूनिट आएगी, आसान है। देखिए बहुत सिंपल है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट आपने NaCl लिया या शुगर लिया, यूरिया लिया, जो भी लिया सोल्यूट, इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब कि आपके 100 ml में, 50 ml में, 200 ml में, 300 ml में, 1 लीटर में, जो भी, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड में 1 लीटर लेते हैं, पर लीटर लेते हैं कि 1 लीटर में कितना डिजॉल्व होगा। 1 लीटर आपने ले, एक आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लो ऐसा, इसके अंदर 1 लीटर ले लिया, चलो 1 लीटर हमने वाटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, वाटर ले लेते हैं यहाँ पर 1 लीटर, उसमें आपने कितना डिजॉल्व किया, हमने यहाँ पे 10 ग्राम डिजॉल्व कर दिया, तो ये इसकी क्या हो गया आपका सॉल्युबिलिटी होगी। भाई 10 ग्राम, तो उसको हम बोलेंगे 10% बोलेंगे, ऐसा कुछ यूनिट लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन हम सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ऐसा, तो बहुत सारी यूनिट्स है उसके लिए आपका। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से अभी, कितना मतलब कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट उस एक पर्टिकुलर मतलब कि वॉल्यूम ऑफ जो भी रहेगा आपका सॉल्यूट में डिजॉल्व करना है एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, चलिए कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो मीन्स अभी सॉल्युबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना जरा। अभी कोई भी सब्सटेंस से उसका जो डिसोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्सटेंस, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट नेचर के होते हैं, आपको मालूम है। जैसे आपने लिया, आपने स्टोन ले लिया आपने, तो स्टोन को वाटर डाल के डिजॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, आप करते 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 बहुत लॉन्ग। आपने नमक लिया, नमक जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, शुगर लिया, ये तो सब्सटेंस के नेचर डिपेंड करता है। तो एक्सटेंट जो वो किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट वेरीज विद डिफरेंट सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसका एक्सटेंट कितना है, कौन कितना जल्दी डिजॉल्व करेगा, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है वो।
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो फैक्टर ध्यान देना जरा कि इट डिपेंड्स ऑन, पहला लिया हमने फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। दूसरा टेम्परेचर कितना लिया जा रहा है। तीसरा प्रेशर कम है कि ज़्यादा है। तो ये आपके 3 फैक्टर यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, आपके ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ आई आपको। यहाँ पे बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो एक्सटेंट जो होता है, एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट वेरीज विथ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, अब वो डिपेंड 3 फैक्टर पे करा, 3 फैक्टर याद कर लीजिए, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है पहला फैक्टर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर है। ओके, अब एक एक फैक्टर्स हम समझ के चलते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी का। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करता है। अभी पहला फैक्टर ले रहे थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस कब डिसॉल्व होगा, जब उसके जो केमिकली वो सेम होना चाहिए। जैसे कि पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, मतलब कि उनमें जो सिमिलरिटी होनी चाहिए उनके इसमें। तो इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा तो बोलेंगे हम उसको क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक। ऐसा ये इस रूल पे काम करता है ये सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे बात कर रहे हैं। तो अभी देखो, द सब्सटेंसेस हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर क्या होना चाहिए, फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, आर लाइकली टू बी सॉल्युबल इन ईच अदर, तब ये सॉल्युबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिमिलर होना चाहिए। ठीक है ना, एंड पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना, एंड इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज इन दिस सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, आर सेम मैग्नीट्यूड में होता है, इसलिए वो सॉल्युबल होता है, ऐसा रहता है। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे NaCl डिसॉल्व्स इन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे रहता है आपका प्लस चार्ज, क्लोराइड पे होता है माइनस चार्ज, चीज़ों आयन इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है। तो NaCl क्या था, आप आयनिक कंपाउंड है, वाटर क्या आयनिक है, वाटर भी आपका आयनिक ही है। देखो HO चार्जेस है ना, पोलर है ना, चार्जेस है, ये देख लीजिए ऐसा है कि नहीं, उसलिए अभी देखो लाइक डिसॉल्व्स लाइक ऐसा होगा। कोलेस्ट्रॉल नॉन पोलर, ये पोलर है, यहाँ पर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलर, ये पोलर है आपका, ये पोलर किस में डिसॉल्व हो रहा है, पोलर में हो रहा है। देखो पोलर में लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फिर देखो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है आपका, ये आपका नॉन पोलर है, ये कैसे है यहाँ पे नॉन पोलर, तो नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होता है, बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा है क्या। ठीक है, जैसे शुगर आपका कैसा, शुगर किस में डिसॉल्व होता है आपका, वाटर में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ऐसा बोलेंगे ऐसा। देख लीजिए, अब ये क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक, तो उसमें जो रहता है इंट्रैक्शन, जैसे सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन, सोल्यूट सॉलिड के बीच में इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन सिमिलर मैग्नीट्यूड में होगा तब होगा, इसलिए तो यहाँ पे ये रूल यूज किया हुआ है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये वाला यूज किया हुआ है। बात समझ आपको, लाइक डिसॉल्व्स लाइक आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे अभी अगर हम बोलेंगे शुगर इन वाटर बोला हमने, एक और एग्जाम्पल डाल सकते हैं यहाँ पे, शुगर, तो शुगर इन वाटर बोला हमने, शुगर इन वाटर, तो इसमें क्या होता है, शुगर और वाटर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसके अंदर ऐसा। तो ये थोड़ा सा नेचर होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो केमिकली नेचर सेम होना चाहिए। मतलब पोलर है आपका सोल्यूट, तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए कर लीजिए इसको, देख लीजिए एक बार अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सेकेंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, अब जनरली जानते हैं, अभी हम जैसे भी सोडियम क्लोराइड लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो जल्दी डिसॉल्व गया, और हीट करेंगे तो और फास्ट होगा, तो जैसे से हीट करेंगे तो ये जनरली सभी लोग जानते हैं। शुगर देखो कोल्ड वाटर में स्लो डिसॉल्व होगा, लेकिन हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब देखो द सॉल्युबिलिटी, ध्यान देना जरा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन की एंथैल्पी, मतलब हीट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन पे, वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कम या ज़्यादा, उस पर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है ना। आपका जो सोल्यूशन कैसा है, कोल्ड है हॉट है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिया, देखो फर्स्ट पॉइंट ध्यान देखिए, व्हेन सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एन एंडोथर्मिक, एंडो
एब्जॉर्ब करेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट्स सॉल्विटी इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पर अगर आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, सॉल्विटी इंक्रीज होगी, सॉल्विटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बराबर, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो। अब देखो पोटेशियम क्लोराइड डिजोल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सो में हीट बाहर निकालता है, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, सेकेंड है वहाँ यहीं पर, व्हेन सब्सटेंस डिजोल्व्स इन वाटर बाय एन एक्सोथर्मिक, करते हैं इसको बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट्स सॉल्विटी क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज, इट्स सॉल्विटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे अब यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। आपके इसमें जो एग्जांपल दिया वही लेते हैं हम यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हो गया, आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल टर्म है, कर लीजिए इसको नोट आप जरा। ओके, अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं यहाँ पर, देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, ये याद रखना, आपको लिखा है देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए जरा पर, जैसे हम एग्जांपल लिया डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये एक्सोथर्मिक, अभी हमने देखा एक्सोथर्मिक है, एंड दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट लिया इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर से बढ़ा जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड वाटर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक है, और ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट एंडोथर्मिक है, ऐसा होता है। सॉल्युबिलिटी और इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो रहता है इन वाटर क्या होता है, यूजुअली डिक्रीज होता है, ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर क्या होता है, यूजुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी, ये पॉइंट आपको क्लियर याद रखना है। एंड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, द गैस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज आर कंडेंस होता है, देखना, अगर हम क्या कर रहे हैं, गैसेस को क्या करें, डिसॉल्व करें वाटर में, तो गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो उसमें क्या होता है, कंडेंस होता है, मतलब वो कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। द कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर मस्ट डिक्रीज एज टेम्परेचर इज क्या होगा, रेज्ड, इंक्रीज करेंगे तो बहुत आसान है। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद रखना है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज होगा, ये पॉइंट पे ध्यान देना है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द गैस मॉलिक्यूल इन लिक्विड फेज आर कंडेंस होगा, और कंडेंसेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर मस्ट डिक्रीज एज टेम्परेचर इज रेज्ड, मतलब इंक्रीज कर लीजिए नोट आप इसको। अब देखते हैं थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो अब देखो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, किस पे इफेक्ट नहीं होगा, आपको सॉलिड्स और लिक्विड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एज दे आर क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। लेकिन गैसेस पे ज़्यादा होगा, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसका क्वांटिटी रिलेशनशिप हम एक्सप्लेन करेंगे किससे, हेनरीज लॉ से करने वाले हम सारे अभी से, ठीक है ना। ध्यान देना जरा, प्रेशर का ये क्लियर हुआ, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि दे आर इनकम्प्रेसिबल है, याद रखना। दूसरा पॉइंट ये मोइन है कि गैस पे करेगा, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रेशर। तो इसको, इसका जो क्वांटिटी रिलेशनशिप हम हेनरीज लॉ से देखने वाले हैं अभी, ठीक है ना। चलो इसको देख लीजिए जरा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हेनरीज लॉ देखते हैं बेसिकली, ये बहुत काम का है, आपको याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखो द सॉल्युबिलिटी को एस ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इज जो रहेगा लिक्विड का, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड जो रहेगा, गैस लिक्विड में ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटा दिया तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट KH, मतलब इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट बोलेंगे इसको। तो देखो कितना सिंपल स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द solubility of the gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the
सॉल्यूशन। और यहाँ पे S, कैपिटल S का मीनिंग होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन मोल पर लीटर, इस यूनिट के साथ है। और प्रेशर P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इन बार में रहेगा, ये इसकी यूनिट बार है यहाँ पर, इसकी मोल पर लीटर है। और KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब देखो इसका यूनिट क्या आ गई, यूनिट ऑफ KH क्या होगा, मोल पर लीटर पर बार, डायरेक्ट याद है यूनिट्स। ओके चलिए, तो इतना आपको कर लीजिए। तो यहाँ पर पूरा हो गया, इसको मैं प्रीमियर में डाल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए 7 बजे के टाइम आपको देखने मिलेगा ये पूरा, अच्छे से देख लीजिए इसको और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या है, ठीक है ना। ओके चलिए, अब आप लोग क्या करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये आपका हो गया पूरा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। तो अब डेली लेक्चर होंगे, कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, अब जल्दी कवर होगा आपका। ओके चलिए बाय।